नमस्कार सभी साथियों को। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान रिवाता पे आपका बहुत बहुत आभार है। हमने साइकोलॉजी की क्लासें स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत हमने 2 सेशन पहले कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने मनोविज्ञान की सामान्य जानकारी, इतिहास की थोड़ी चर्चा की। 17वीं 18वीं शताब्दी इस प्रकार से आत्मा के रूप में पहले जाना जाता था, उसके बाद में चेतना, मन, मस्तिष्क, इस प्रकार से बढ़ते हुए विकास की हमने चर्चा की। उसके बाद में कुछ मनोवैज्ञानिकों की छोटी छोटी परिभाषाओं के रूप में देखा। उसके बाद में चर्चा की बाल विकास के सामान्य इतिहास की, उसके अंतर्गत अभिवृद्धि तथा विकास के अनेकों अंतर हमने देखे थे। विकास की कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं भी देखी, जैसे ब्रूनर, बर्क, गैसल, इनकी। विकास के नियम भी समझे, विकास के महत्वपूर्ण नियमों की चर्चा की थी। उसके बाद विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे, जिनके अंतर्गत थोड़ी सी चर्चा की थी कि जो व्यक्ति का विकास होता है वह व्यक्ति के वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल होता है। तो उसी की चर्चा हम आगे आज की क्लास में करने जा रहे हैं। मेनली विकास को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारण होते हैं, जैसे पहला बात करें तो वंशानुक्रम तथा दूसरा वातावरण। पहला वंशानुक्रम। पहले मुख्य कारक की बात करें तो ये होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का सामान्य से अर्थ है जो बच्चा अपने माता पिता या पूर्वजों की विशेषताओं से जो भी ग्रहण करता है उसे वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। तो वंशानुक्रम के अंतर्गत कुछ सिद्धांत आते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। सिद्धांत का सीधा साधा अर्थ है किसी व्यक्ति विशेष की खुद की सलाह को सिद्धांत कहते हैं। अलग अलग नियम होते हैं, वह मनोवैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध किए हुए होते हैं, जिनको बाल विकास में या मनोविज्ञान में मानना होता है, लेकिन सिद्धांत व्यक्ति के खुद का मत होता है। तो इसमें अनेकों मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे सर्वप्रथम हम बात करते हैं जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत जो दिया गया था बीजमैन के द्वारा। अब जनन द्रव्य की निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत ये है कि जो शरीर का निर्माण करने वाला एक जनन द्रव्य होता है, शरीर का जो निर्माण करने वाला जो जनन द्रव्य होता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता। नष्ट नहीं होता, यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे बढ़ता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है। इसी कारण से हम एक दूसरी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर गुणों का संचरण देखते हैं। अब दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा करें तो वो आता है उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। यह दिया गया था लेमार्क के द्वारा। लेमार्क ने प्रयोग किया था जिराफ के ऊपर। इनका कहना था कि पीढ़ी दर पीढ़ी, अनेकों पीढ़ी के बाद में जब जिराफ ऐसे ऐसे स्थानों पर रहने लगे जहाँ पर पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती थी तथा पत्तियों को खाने के लिए जैसे जैसे गर्दन ऊपर करते रहे, तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी गर्दन आगे बढ़ती रही, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का संचरण होता गया। तो इसको हम बोलते हैं उपार्जित गुणों का संचरण का नियम, अर्जित गुणों का संचरण बोल देते हैं। अब उसके बाद में इसी की तरह एक दूसरा सिद्धांत है, जैसे उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। इसमें जो गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे थे, लेकिन इसमें स्थानांतरित नहीं होते हैं। जैसे कि इसके ऊपर प्रयोग किया था बीजमैन ने प्रयोग किया था चूहों पर। जैसे कुछ चूहों पर प्रयोग किया कि उनकी जो पूंछ थी उसको काट दिया गया, तथा आगे वाली पीढ़ियों में देखा गया कि जो भी बच्चे का जन्म होता है वो कटी हुई पूंछ के साथ होता है क्या। लेकिन अनेकों प्रयोगों के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, उपार्जित जो गुण हैं उनका संचरण अगली वाली पीढ़ी में नहीं होता, अर्थात जो कुछ गुण होते हैं उनका संचरण नहीं होता, अगली पीढ़ी में संचरण नहीं होता है। ये उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत है। आगे आता है जीव सांख्यिकी सिद्धांत, जो कि दिया गया था गाल्टन के द्वारा। जीव सांख्यिकी सिद्धांत, या जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं बायोमेट्रिक थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक के जो गुणों का संचरण है वो केवल माता पिता से न होकर उसके पूर्वजों से भी होता है। इसमें बात करें तो केवल माता पिता से गुण नहीं, जो उसके पहले के पूर्वज हैं उनसे भी गुणों का संचरण होता है।
अंत में आता है मेंडल का सिद्धांत। मेंडल ने वैसे व्यक्ति विशेष पर तो कोई प्रयोग नहीं किया था, जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि मटर के पौधों पर किया था, लेकिन प्राणी के रूप में देखें तो इन्होंने चूहों के ऊपर प्रभावशाली प्रयोग किए थे, जिसके आधार पर इनका कहना है कि माता पिता से जो उत्पन्न संतान होती हैं उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। माता पिता से उत्पन्न संतान में भिन्नता, संतान में भिन्नता। ये अब तक हमने कुछ वंशानुक्रम के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, उनकी हमने चर्चा की। अब हम आगे चर्चा करते हैं वंशानुक्रम के नियमों की। वंशानुक्रम नियमों की बात करें तो महत्वपूर्ण 3 नियम हमें देखने को मिलती हैं। 3 नियमों की बात करते हैं। जैसे पहला नियम की बात करें तो यह समानता का नियम। समानता के नियम से तात्पर्य है कि जैसे माता पिता वैसी ही संतान, अर्थात माता पिता के गुणों के साथ है उत्पन्न होना, माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होना, माता पिता के गुणों के समान, ये हो गया समानता का नियम। अब बात करें भिन्नता का नियम। भिन्नता के नियम से तात्पर्य है कि जो माता पिता के गुण हैं उनसे थोड़ा भिन्न, थोड़ा भिन्न अर्थात कुछ गुण स्थानांतरित नहीं हो पाते, थोड़ा भिन्न, तो उसको भिन्नता का नियम कहते हैं। अंतिम नियम जो है वो है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम होता है कि माता पिता के गुणों के बिल्कुल विपरीत गुण पैदा हो जाना, जैसे माता पिता के विपरीत। इससे तात्पर्य है कि जैसे किसी एक माता पिता के बारे में हम कहें कि माता पिता जो हैं वो बुद्धिमान और उनकी संतान जो है वो संतान हो जाए मूर्ख संतान या मूढ़ या अल्प बुद्धि की संतान, तो वह उनके गुणों के विपरीत गुणों वाली संतान है, तो इसे हम कहते हैं प्रत्यागमन का नियम। अब ये हमने महत्वपूर्ण कारकों में चर्चा की वंशानुक्रम की। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे वातावरण की, जो कि दूसरा महत्वपूर्ण कारक है कि बालक के विकास में किस प्रकार से वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम अब देखते हैं वातावरण का अर्थ सीधे अर्थों में हम समझ सकते हैं कि जो बच्चा रहता है उसके आसपास का जो पर्यावरण है वही उसका वातावरण है, जिसके अंतर्गत उसका परिवार है, विद्यालय है या उसके आस पड़ोस हैं, उसके मित्र हैं, यही उसका वातावरण है। अर्थात बच्चा जिस प्रकार के वातावरण में रहेगा वैसे ही गुण अर्जित करेगा। या हम कह सकते हैं कि जो वातावरण वो है वो एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है। वातावरण के अंतर्गत हम कुछ कारकों की आगे चर्चा करते हैं कि उनके अंतर्गत कौन कौन से कारक होते हैं। तो कुछ कारक होते हैं जिससे बालक का विकास से प्रभावित होते हैं, जिसमें पहले कारक की चर्चा करें तो ये होता है पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण अर्थात बच्चा जिस परिवार में रह रहा है उस परिवार का वातावरण किस प्रकार का है। अब दो शिक्षा की हम चर्चा करेंगे जो कि आगे के क्लासों में भी आपके लिए फायदेमंद होंगी। 2 प्रकार की शिक्षा होती है, एक तो शिक्षा होती है औपचारिक और एक शिक्षा होती है अनौपचारिक। अनौपचारिक, जैसे औपचारिक को बोलते हैं फॉर्मल और अनौपचारिक को बोलते हैं इनफॉर्मल। तो औपचारिक शिक्षा वो होती है जो किसी निश्चित समयावधि में निश्चित स्थान पर निश्चित समय में दी जाती है। तो अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जैसे जिसका कोई स्थान निश्चित नहीं होता, कोई निश्चित समयावधि नहीं होती, किसी स्थान पर कभी भी दिया जा सकता है। तो पारिवारिक वातावरण के अंतर्गत हम शिक्षा की बात करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की, उसके अंतर्गत हम बात करेंगे अनौपचारिक शिक्षा की। बच्चा अनेकों बातें परिवार में सीखता रहता है जो कि अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अन्य अगर हम कारकों की बात करें तो परिवार के अंतर्गत कुछ कारक हैं, जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति हो गई, आर्थिक स्थिति परिवार की, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। किस प्रकार से बच्चे की स्थिति है, अमीर गरीब, उस हिसाब से उसका वातावरणीय प्रभाव पड़ता है। अब जैसे माता पिता में अनबन, बच्चे के माता पिता में असंतोष, अनबन माता पिता में। अन्य कारक की बात करें तो अत्यधिक ममता, बच्चों पर अत्यधिक ममता का भी
प्रभाव पड़ता है। या हम कह सकते हैं तो कठोर नियंत्रण भी नहीं रखना है, कठोर नियंत्रण या अनुशासन, अनुशासन भी बच्चे के लिए लाभदायक नहीं है। अब ये हमने चर्चा की वातावरण के अंतर्गत पारिवारिक वातावरण की, फैमिली इन्वायरमेंट। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं विद्यालयी वातावरण की। अब बच्चा परिवार से निकलकर विद्यालय की तरफ आता है। परिवार के अंतर्गत एक दो बात और है, वो सुन लीजिए कि परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान होता है तथा बालक का प्रथम विद्यालय भी वही होता है। एक महत्वपूर्ण परिभाषा आती है पेस्टोलॉजी की। पेस्टोलॉजी की एक महत्वपूर्ण परिभाषा आती है कि परिवार जो है वह सीखने का सर्वोत्तम स्थान है। परिवार सर्वोत्तम स्थान है सीखने का, और प्रथम विद्यालय भी बालक का वही है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम शिक्षक बच्चे के लिए उसकी माता होती है। अब बात करते हैं आगे हम विद्यालय वातावरण की। किस प्रकार से बालक विद्यालय के वातावरण में समायोजित हो पाता है, उसकी चर्चा करेंगे। विद्यालय में किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए। ऊपर हमने बात की कि परिवार में अनौपचारिक शिक्षा होती है, तो विद्यालय में होती है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक या देखें तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही होती हैं, लेकिन हम मेन रूप से जो क्लास की एक्टिविटी होती है उनके हिसाब से कह पाते हैं। तो इसमें होती है औपचारिक शिक्षा, अर्थात निश्चित समय और निश्चित स्थान पर। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कारक आते हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे विद्यालय का भौतिक वातावरण हो गया। भौतिक वातावरण की बात करें तो किस प्रकार की क्लासों की डिजाइन है या किस प्रकार का उसका विद्यालय का प्रांगण है, वो चीज़ें भौतिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। अब उसी में सबसे बड़ा हाथ होता है शिक्षक का। अब शिक्षक की अनुचित शिक्षण विधियां भी बच्चे के शिक्षण विधियां रोक देती हैं। अनुचित शिक्षण विधियां, अनुचित शिक्षण विधियां शिक्षक की। परिवार में मुख्य भूमिका जो है वो होती है माता पिता की, तथा अगर विद्यालय की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक की। अन्य कारकों की बात करें तो उनमें जैसे पाठ्यक्रम है, तो वो दोषपूर्ण पाठ्यक्रम हो तो वह भी बालक के विकास में बाधक बनता है। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। या अगर शिक्षक की विधि सही नहीं है तो उसका दोष भी बच्चों पर ही देखने को मिलता है, जैसे उनको समस्यात्मक कहकर टाल दिया जाता है, समस्यात्मक बालक कहकर उनकी अवहेलना कर दी जाती है। ये कुछ विद्यालयी कारक हैं जिनका बालक के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। आगे इसी प्रकार इसी क्रम में चर्चा करें तो सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण भी महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण में जैसे आस पड़ोस हो गया बच्चे का, आस पड़ोस या मित्र साथी, सामाजिक रीति रिवाजें या खान पान, बच्चे का किस प्रकार से खान पान हो रहा है, वह भी बच्चे के विकास में प्रभाव डालती हैं। मनोवैज्ञानिक कारणों का तो हमें अच्छे से सोचना ही पड़ेगा कि इसी की तो हम महत्वपूर्ण रूप से चर्चा कर रहे हैं। अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, बच्चे को अभिप्रेरित भी करना है और समय समय पर पुनर्बलित कार्य भी करना है। अभिप्रेरित करना है बच्चों को, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए, उन्हें उचित निर्देशन देना है, परामर्श करना है। ये कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण है जिनके हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। एक फैक्ट आता है परिपक्वता का क्या प्रभाव पड़ता है। परिपक्वता का बच्चा जो अधिगम करता है उस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे अधिगम पर इसका प्रभाव पड़ता है। अधिगम, जो बच्चा सीखता है, जो भी कुछ सीखता है, जो भी कुछ सीखता है उस पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है।
अब ये हमने वातावरणीय कारकों की चर्चा की, ऊपर हमने जो वंशानुक्रम कारक थे उनकी चर्चा की। इसके बाद में विकास के अंतर्गत आती हैं इसकी अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं की चर्चा करें तो अनेकों मनोवैज्ञानिकों की अनेकों अलग अलग इनका वर्गीकरण देखने को मिलता है। जैसे रोस का वर्गीकरण भी देखते हैं, इबी महोदय आर्लोक का भी देखने को मिलता है, कोल। लेकिन हमें जो सामान्य वर्गीकरण है उसकी तरफ ही ध्यान देना है। तो सामान्य वर्गीकरण के तहत 5 इसकी मुख्य अवस्थाएं बताई गई हैं। जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की तो खास चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मेनली बालक के रूप में विकास किस प्रकार से होता है उसकी हमें चर्चा करनी है। तो इन चारों अवस्थाओं की हम आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली अवस्था है गर्भावस्था। सबसे पहली अवस्था है गर्भावस्था। ये जो टीनेज है इसकी हम आगे किशोरावस्था में चर्चा करेंगे। जो 13 से 19 वर्ष की आयु इसे टीनेज कहते हैं। तो सबसे पहली अवस्था की हम बात करते हैं गर्भावस्था की। गर्भावस्था की बात करें तो इसके अंतर्गत भी 3 अवस्थाएं आती हैं जिनको आप उप अवस्थाएं कह सकती हैं। अर्थात गर्भावस्था के 3 उप अवस्थाएं होती हैं, जिनमें पहली होती है बीजावस्था या इसी को कई बार कह दिया जाता है रोपणावस्था या कई बार इसको बोल दिया जाता है डिंबावस्था। इंग्लिश में याद रखें तो ओवियम स्टेज, जैसे ओवियम अंडा होता है उसी वैसे ओवियम स्टेज। ये अवस्था होती है 0 से 2 सप्ताह तक। पहले 2 सप्ताह की जो अवस्था होती है वो बीजावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो बालक की आकृति है वो एक बीज के समान होती है। एक बीज के समान कहें या अंडे के समान, जिससे साइकोलॉजी की भाषा में या बायोलॉजी की भाषा में जाइगोट कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पीछे की रीट की या सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है, जाइगोट। अब पहली अवस्था की हमने चर्चा की, गर्भावस्था की जो है बीजावस्था। उसके बाद में अगली अवस्था आती है इसके भ्रूणावस्था अर्थात 2 सप्ताह से लेकर दूसरे माह के अंत तक की अवस्था होती है। ये 2 माह, दूसरे माह के अंत तक या दूसरे माह की अवस्था, अर्थात 8 सप्ताह के लगभग ये अवस्था होती है। 8 सप्ताह के लगभग। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बच्चे का किस प्रकार से शारीरिक विकास होता है। जो गर्भावस्था की अवस्था है उसके अंतर्गत जो 3 अवस्था है उनमें सर्वाधिक विकास अगर देखें तो इसी अवस्था में होता है। अर्थात शिशु का सर्वाधिक तीव्र विकास होता है। इसी अवस्था में देखने को मिलता है। इसी अवस्था में हम देखते हैं कि शिशु की श्वसन नली की शाखाएं, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय और ये जो थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि, इनका निर्माण शुरू हो जाता है। जैसे श्वसन नली की शाखाएं, फेफड़े, लार ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, इनका निर्माण शुरू हो जाता है। अब बच्चे के शारीरिक विकास के अंतर्गत 3 अवस्थाएं होती हैं जिनके हम चर्चा करते हैं, जिनकी हम बायोलॉजी में भी चर्चा देखने को, जैसे आपने सुना होगा एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। ये बालक के शरीर का 3 स्तरों में निर्माण होता है। जैसे सबसे 3 स्तर की बात करें तो पहला स्तर होता है इसके अंतर्गत एंडोडर्म, दूसरा मेसोडर्म और थर्ड है एक्टोडर्म। ये आंतरिक परत होती है एंडोडर्म। यानी सर्वप्रथम जो बच्चा है वो एक जाइगोट के रूप में होता है, अंडे के रूप में होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि एंडो से आंतरिक परत, आंतरिक यानी अंडे जैसी आकृति। तो एंडो से आप याद रखते हैं आंतरिक, और मिजो से याद रख सकते हैं मध्य, ये होती है मध्य परत, तथा एक्टो होती है बाहरी परत।
उसके बाद हम चर्चा करते हैं गर्भावस्था की तीसरी उपावस्था की, जो है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। जो आगे की अवस्था बच गई वो इसी के अंतर्गत आती है, अर्थात दूसरे महीने के अंत से या 2 माह से लेकर 9 माह तक, 2 माह से लेकर 9 माह तक। तो ये हमने गर्भावस्था की 3 उपावस्थाओं की चर्चा की। एक दो और इम्पोर्टेंट बात हैं जो कि आपको याद रखनी है कि जैसे जो गर्भावस्था की अवधि है उसका समय, उसका सीधा समय बूझ लिया जाता है बिना अवस्थाओं के, तो उसको सामान्यतः हम मानते हैं 270 दिन से 280 दिन, 270 दिन से 280 दिन, या माह में कहें तो 9 माह से 10 माह, 9 माह से 10 माह तक। अब एक पॉइंट और यहीं पे इसी के साथ याद रखना है कि गर्भावस्था का समय अगर कम से कम और अधिक से अधिक पूछा जाए तो कम से कम इसके अंतर्गत होता है 180 दिन, और मैक्सिमम या सर्वाधिक, सर्वाधिक कहें या अधिक से अधिक कहें तो वह होता है 330 दिन, 330 दिन, अर्थात 11 महीने के लगभग, ये होता है 6 महीने के लगभग। तो अब आगे आता है कि गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें कुछ खास कारक नहीं है यहाँ पे, यहाँ से प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि इसमें होता है कि माँ को स्वास्थ्य का ध्यान रखना, माँ का आहार, माता पिता की आयु हो गई, स्त्री का स्राव है, तंबाकू का सेवन, ये तो सबको पता ही होता है गर्भावस्था में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आगे हम चर्चा करते हैं शैशवावस्था की, आगे चर्चा करते हैं शैशवावस्था की। शैशवावस्था जो कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था इसको बोलते हैं इन्फेंसी, इन्फेंसी दूसरी अवस्था है शैशवावस्था, इन्फेंसी, जिसकी समयावधि होती है 0 से 5 वर्ष तक, 0 से 5 वर्ष तक। अब यहाँ 0 का अर्थ है जन्म से लेकर, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, जन्म से लेकर 5 वर्ष की। शैशवावस्था है जो कि बालक के भावी जीवन की आधारशिला का कार्य करती है। जैसे बच्चे का भावी जीवन है उसकी आधारशिला होती है, बेस मजबूत यहीं से होता है, भावी जीवन की आधारशिला। या एक करो एंड करो कि हमने ऊपर परिभाषा देखी थी कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी को करो एंड करो ने कहा था बच्चों की शताब्दी, बच्चों की सदी कहा था करो एंड करो ने, क्योंकि 20वीं शताब्दी में शिशुओं पर सर्वाधिक अनुसंधान किए गए थे, जिसके चलते इसे बच्चों की सदी कहा गया था। अब शैशवावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं, उन विशेषताओं की हम चर्चा करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। जैसे बच्चे में किस प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, किस प्रकार से वह किस पर केंद्रित होता है, या इस काल को क्या कहा गया है, इसको कौन सी अवस्था बोला जाता है, किस प्रकार की इसमें नैतिकता होती है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं तो बच्चा जो है वह स्वार्थी होता है, स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, स्वार्थी कहें या स्व केंद्रित। बालक अपनी वस्तुएं अक्सर दूसरे को नहीं देते हैं। दूसरी बात करें तो इस एज को कहा जाता है खिलौने की अवस्था, खिलौना अवस्था या टॉय एज। आगे की जो बाल्य अवस्था आती है उसको बोलते हैं खेलने की अवस्था, और इसको बोलते हैं खिलौने की अवस्था। वह बच्चा खुद में खोया रहता है तथा उसमें आत्म प्रेम की भावना होता है, खुद से वो सर्वाधिक प्रेम करता है। इसके अंतर्गत व्यवहार देखने को मिलता है मूल प्रवृत्त्यात्मक, मूल प्रवृत्त्यात्मक, मूल प्रवृत्ति उसकी होती है। जैसे बच्चे को किसी प्रकार की कोई वस्तु हाथ में दी जाती है तो वह उसे मुंह में लेने की कोशिश करता है, ये उसका मूल व्यवहार है। बच्चे के चिंतन की बात करें तो चिंतन उसमें होता है अतार्किक प्रकार का, अतार्किक चिंतन होता है। और इस काल को कहा गया है खतरनाक काल, खतरनाक काल यानी क्योंकि इस उम्र में अक्सर सर्वाधिक बच्चों की डेथ देखने मिलती है, जिसके कारण इसको खतरनाक काल कहा गया है।
या इसको कह सकते हैं डेंजरस डेंजरस टाइम। इसे खतरनाक काल कहा है हरलोक महोदया ने, हरलोक ने। आगे इस अवस्था को कहा गया है प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज अर्थात बच्चा विद्यालय जाने के लिए तैयार होता है, प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज जो आगे वाली बाल्यावस्था उसको बोलते हैं गैंग एज, इसको बोलते हैं प्री गैंग एज। तो वह गैंग एज है तो ये हो जाएगी प्री गैंग एज। या इसको आगे कहते हैं बक्की अवस्था। बक्की अवस्था यानी बातूनी अवस्था, बातूनी अवस्था जिसको इंग्लिश में कहते हैं चैटर बॉक्स। बच्चे सर्वाधिक क्वेश्चन करते हैं, क्यों, क्या, कैसी, इस प्रकार की बातें करने के कारण इसको बोला गया है चैटर बॉक्स अवस्था। अब संस्कारों के निर्माण की आयु है, बच्चे में संस्कारों की उत्पत्ति होती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, जीवन का इम्पोर्टेंट काल। आगे दो चार महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, जो कि उनकी एक आवश्यक विशेषताएं हैं। जैसे कि इसको सीखने का स्वर्ण काल भी कहा गया है। बच्चों में जो संवेग हैं वो किस प्रकार के होते हैं? बच्चों में यहाँ पर संवेग होते हैं क्षणिक, एक पल में कुछ तथा अगले पल में कुछ, ऐसे संवेग होने के कारण को कहा गया है क्षणिक संवेग। अब शारीरिक और मानसिक विकास की इस अवस्था में चर्चा करें तो बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास इसी अवस्था में होता है और मानसिक विकास भी सर्वाधिक इसी अवस्था में होता है। सिगमंड फ्राइड ने इस अवस्था को कहा है शैशवावस्था को काम प्रवृत्ति होती है। अब आगे जो ब्रिजेस हैं वो कहते हैं कि उत्तेजना सर्वप्रथम इनमें संवेग उत्पन्न होता है, जिसकी हम आगे परिभाषा में चर्चा करेंगे। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा की चर्चा करते हैं। उससे पहले दो चार महत्वपूर्ण और विशेषताएं वह देखते हैं, जैसे कि इस अवस्था में अनुकरण की क्रिया सर्वाधिक पाई जाती है। अनुकरण मिलता है। जैसे बालक को जैसा भी हम कुछ सिखाएंगे वह वैसा ही सीखता है। जैसे अगर कोई परिवार का सदस्य कुछ कर रहा है तो वह भी उनका अनुकरण करके गलत या सही वैसा ही अनुकरण करने लग जाता है, अनुकरण करने लग जाता है। अब बालक में नैतिकता का अभाव मिलता है, नैतिकता का अभाव। सामाजिक और असामाजिक की बात करें तो बालक के ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक, असामाजिक। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि घर पर कोई आ जाता है, अगर बच्चे को रोना है तो वह रोएगा ही, या अपनी माँ की अगर गोद है उसमें कोई और बच्चे को बैठा देखता है तो उसको तुरंत उतार देता है नीचे। अब जैसे ऊपर हमने चर्चा की थी कि बालक के स्वार्थी और स्व केंद्रित होता है। यह किस प्रकार से होता है कि वह अपनी वस्तु किसी को भी नहीं देता है और अपने पास ही रखता है। और इस अवस्था में बालक के काल को हमने पढ़ा कि सीखने का स्वर्ण काल कहा गया। तो ये महत्वपूर्ण इसकी अवस्थाएं की चर्चा हो गई। आगे हम बात करते हैं इस पे शैशव अवस्था पे कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं। जैसे कि सबसे पहली परिभाषा देखने को मिलती है वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन जो शैशव अवस्था को मानते हैं सीखने का आदर्श काल, कि जो बच्चे को सिखाने का सबसे आदर्श काल यही है, सीखने का आदर्श काल। अगली परिभाषा आती है फ्राइड की, सिगमंड फ्राइड की। सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह पहले 4-5 वर्षों में बन जाता है। अर्थात जो भी बनना है 4-5 वर्षों में बन जाता है, 4-5 वर्षों में बन जाता है। अगले वाटसन की भी हमने चर्चा की थी कि जिस प्रकार कोई भी बालक है वह उसी वातावरण में उसे रखकर वैसा ही बना देंगे, कि आप मुझे कोई भी बच्चा ला के दीजिए, मैं उसको जैसा बनाना चाहता हूँ वैसा ही बना दूंगा। उनकी भी शैशवावस्था के बारे में परिभाषा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा
तीव्रता सभी अवस्थाओं से अधिक होती है। सीखने की जो सीमा है या जो तीव्रता है वह सभी अवस्थाओं से अधिक, सीमा तीव्र होती है और अधिक होती है। अगली एक परिभाषा आती है गुड एनफ की। ये कहते हैं कि व्यक्ति का जितना भी जो मानसिक विकास होना होता है ना, उसका आधा मानसिक विकास 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। पूरे मानसिक विकास का आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। एक परिभाषा देखने को मिलती है जॉन लॉक की। ये कहते हैं कि बच्चे का जो मस्तिष्क है वह बिल्कुल बच्चे की कोरी स्लेट की तरह होता है। जिस प्रकार से एक कोरी स्लेट होती है जिस पर आप जो कुछ भी लिखते हैं या छापते हैं वैसा ही अंकित हो जाता है। तो ये भी कहते हैं कि मस्तिष्क बिल्कुल कोरी स्लेट होता है। इस अवस्था में मस्तिष्क कोरी स्लेट, जिस पर बच्चा जिस प्रकार के अनुभव लेता है वह छपता चला जाता है। इस प्रकार से अन्य एक परिभाषा देखने को मिलती है ब्रिजेस की। ब्रिजेस कहते हैं कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये परिभाषा देते हैं संवेगों के रूप में, अर्थात 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विस्तार हो जाता है, लगभग सभी। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी। आगे और भी परिभाषाएं हैं जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे भी परिभाषाओं से क्वेश्चन कम ही देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से बालक के विकास पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे पारिवारिक कारण हो गए, या आगे चर्चा करें तो विद्यालयी कारक हो गए। उसके बाद में हमने चर्चा की विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाओं की, जो कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था ये होती हैं। तो इसकी 2 अवस्थाओं की चर्चा हमने की है, गर्भावस्था और शैशवावस्था की। आगे की अवस्था आती है इसकी शैशवावस्था, जिसकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। तो आज की ये क्लास 2 अवस्थाओं को कवर करती है। आगे की क्लास में हम बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था को विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आगे की क्लासों को और हौसले के साथ में आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।